And once again, welcome back on my YouTube channel, Commerce with Amarjit. And this is my second lecture from Principles of Management, Class 12 BST. Okay, ये आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो सेकेंड चैप्टर है उसका ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फ्यूल्स फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए हेनरी फ्यूल्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया है, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था आपको कि ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं और जो हेनरी फ्यूल्स ने 14 प्रिंसिपल्स दिया है, इन प्रिंसिपल से ही आपको एग्जामिनेशन में केस स्टडी भी मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखना है ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो। प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या शेयर करें, ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फ्यूल्स फॉर द मैनेजमेंट एंड हम उसके साथ साथ हेनरी फ्यूल्स को थोड़ा बैकग्राउंड के भी, उनके हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, हेनरी फ्यूल्स कौन थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेनरी फ्यूल्स ने मैनेजमेंट के लिए 14 प्रिंसिपल्स दिया है ना। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को दिया है जो प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके मैनेजमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या अचीव कर सकता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स देने के पीछे मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो किया जाए, ओके, प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो किया जाए, प्रिंसिपल्स मींस व्हाट? प्रिंसिपल्स मींस फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच हेल्प्स टू प्रोवाइडिंग द जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर। कोई भी प्रिंसिपल्स मैनेजर को गाइडलाइंस देने में, है ना, कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर ऑर्गेनाइजेशन में यूज करोगे तो आपका जो गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होगा? अचीव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं हेनरी फ्यूल्स के बारे में और उनके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। तो जो हेनरी फ्यूल्स का अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करूं तो हेनरी फ्यूल्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो है एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडरटेकिंग, ओके, एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है। देन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा। अगर हेनरी फ्यूल्स के कंट्रीब्यूशंस को हम बात करेंगे तो ये तीन मेजर हेड के अंदर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, देन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी आपको बता दूं हेनरी फ्यूल्स के बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। हेनरी फ्यूल्स कौन थे? आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। हेनरी फ्यूल्स वाज बोर्न इन फ्रांस इन 1841, ठीक है। कहा जा रहा है कि हेनरी फ्यूल्स एक बहुत ही बड़े ऑथर थे और उन्होंने मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसको आपको क्लास 12 बीकॉम एमकॉम हायर स्टडीज में भी इस टॉपिक को आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आपको जब भी हेनरी फ्यूल्स के बारे में पढ़े, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़े, सारा प्रिंसिपल आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो हेनरी फ्यूल्स का जन्म कब हुआ था? 1841 में, ओके। बहुत सारे बुक में दिया गया है कि हेनरी फ्यूल्स का जन्म फ्रांस में हुआ था इन द ईयर ऑफ 1841, लेकिन एक्चुअली में हेनरी फ्यूल्स का जन्म टर्की की इस्तांबुल में हुआ है। कहाँ? टर्की की इस्तांबुल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बचपन में ही वो फ्रांस में शिफ्ट हो गए, उनकी फैमिली पूरा फ्रांस में शिफ्ट हो गई और बेसिक स्टडीज उनका जो कहाँ हुआ था? फ्रांस से ही हुआ था। इसीलिए बहुत सारे बुक में आप फ्रांस ही आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि सही भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका फ्यूल्स बोर्न इन फ्रांस इन 1841 एंड ही गॉट अ डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। और वो इतने ब्रिलियंट थे कि वो माइनिंग इंजीनियरिंग में उनका डिग्री मिला। उनको कौन से ईयर में मिला? 1816। क्या 1816 में उनको क्या चीज का डिग्री मिला? माइनिंग इंजीनियरिंग में, ओके। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए इंजीनियर इन कोल कंपनी, और इसी के साथ 1960 में ही उन्होंने कोल कंपनी में एज ए इंजीनियर उनको काम मिल गया, है ना। और वो काम हेनरी फ्यूल क्या करने लगे? काम करने लगे। और 1888 में, ये याद रखना है,
ओके 1888 में उनको एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट कर दिया गया, एमडी बना दिया गया कंपनी का, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने वो बन गए। इन 1888 ही वाज प्रमोटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द कंपनी वाज सिचुएशंस ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब हेनरी फ्यूल्स ने 1860 में कंपनी को ज्वाइन किया, ओके, उस समय में कंपनी जो था, वो जो कोल कंपनी था, वो बहुत ही बुरा हालत में था, मतलब कि इंसॉल्वेंसी मतलब डेब्ट्स में पूरा डूबा हुआ था, कंपनी पूरा कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन हेनरी फ्यूल्स ने उस डिफिकल्ट चैलेंज को क्या किया, डिफिकल्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने मैनेजरियल स्किल्स टेक्निक को यूज करके उस कंपनी को एक टॉप लीडिंग कंपनी बना दिया, ठीक है। Situation of insolvency, he accepted the challenges and applied his managerial technique and skill and bring out the company from his situations and he succeed. When retire, जब 30 years के बाद हेनरी फ्यूल्स जब रिटायर हुए, ठीक है, तब वो उनके कंट्रीब्यूशंस के थ्रू वो कंपनी एक फ्रांस में लीडिंग कोल कंपनी बन गया था, ड्यू टू द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय हेनरी फ्यूल्स। हेनरी फ्यूल्स के कंट्रीब्यूशन से जो कंपनी एक समय में डेब्ट में डूबा हुआ था, पूरा कर्ज में था, ठीक है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हेनरी फ्यूल्स ने अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देके उस कोल कंपनी को क्या किया, एक फ्रांस में एक लीडिंग कोल कंपनी बना दिया, ठीक है। इसीलिए हेनरी फ्यूल्स को हम आज भी पढ़ते हैं और बहुत सारे बुक में इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा हायर स्टडीज में। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने थोड़ा सा बेसिक शॉर्ट में डिस्कस किया हेनरी फ्यूल्स के बैकग्राउंड को, जो कि हेनरी फ्यूल्स का जन्म कब हुआ था, इन द फ्रांस 1841, और उनका कब उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया, उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया 1860 में, और 1888 में उनको एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट किया गया। जब वो कंपनी में एंटर हुए तो क्या था, कंपनी का हालत बहुत ही खराब था, लेकिन उन्होंने अपने मैनेजरियल स्किल्स टेक्निक को यूज करके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कंपनी को क्या किया, एक टॉप लीडिंग कोल कंपनी बना दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन था ये हेनरी फ्यूल्स के बारे में, आप अपने बुक से भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फ्यूल्स फॉर द मैनेजमेंट, तो इसको हम ये तीन टाइप से मैंने डिवाइड किया है इसको, कि क्या क्या है हेनरी फ्यूल्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस। पहला है क्या, एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। देखिए अभी प्रेजेंट में जो भी हम मैनेजमेंट के जो फंक्शंस यूज करते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब हेनरी फ्यूल्स का देन है, हेनरी फ्यूल्स में, ठीक है ना, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। क्या इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बोल सकती हो, ट्रेडिशनल थ्योरी भी बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं, एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हेनरी फ्यूल्स का जो प्रिंसिपल्स है, ये जो मैनेजमेंट है, ये फोकस करता है किस पे, फॉर्मल मैनेजमेंट पे, ठीक है, फॉर्मल मैनेजमेंट पे, और इकोनॉमिक मैन पे। फॉर्मल मैनेजमेंट मतलब जहां पे काम एकदम सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशन के तरीके के साथ हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल मैनेजमेंट, ओके। और इकोनॉमिक मैन इसलिए क्योंकि हम उस काम से, कोई भी एम्प्लॉय उस काम से कुछ अर्न भी कर सकता है, कंपनी कुछ अर्न भी कर सकती है, अर्न भी करती है, और साथ साथ सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल होता है ना। इसीलिए तो हेनरी फ्यूल्स का जो ये फॉर्मल मैनेजमेंट बोल सकते हैं इसको, हम क्लासिकल बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं इसको। हेनरी फ्यूल्स का जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है, पहला हम बोल सकते हैं एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसका मतलब है कि हेनरी फ्यूल्स ने जो एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि काम को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांटना। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, अगर एक इंडस्ट्री की वर्क को, एक्टिविटीज को डिवाइड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटीज हो सकता है, एक कॉमर्शियलाइजेशन का हो सकता है जहां पे सेल्स एंड परचेज हो सकता है, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है जहां पे न्यू टेक्नोलॉजी या मशीन्स वगैरह यूज हो सकता है, एक हो सकता है सिक्योरिटीज ग्रुप जहां पे वर्कर के सिक्योरिटीज को हम कंसीडर करता है, या कोई भी कंपनी क्या कंसीडर कर सकता है ना। तो ये सब हम एक्टिविटीज को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल हो गया, देन कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, देन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, देन ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी में, ओके। देन सेकंड है क्या, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जो आपने ऑलरेडी
नाम सुना होगा इसका। एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिंपली मीन्स दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट दैट फंक्शंस, विदाउट दैट एलिमेंट वी कैन नॉट बी थिंक अबाउट मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, जब हम इस 5-6 एलिमेंट को जब हम मैनेजमेंट में यूज नहीं करेंगे तब तक आपका गोल अचीव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 14 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ना है, जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हेनरी फ्यूज ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? हेनरी फ्यूज ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, साथ साथ एलिमेंट भी हेनरी फ्यूज दिए हैं। ठीक है, आपके बुक्स में भी मेंशन है, ये आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, तो ये था 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हेनरी फ्यूज का फॉर द मैनेजमेंट, और ये यूनिवर्सल वैलिड है। यूनिवर्सल वैलिड का मतलब क्या होता है? परवेसिव नेचर, जो कि आपको मैनेजमेंट में यूज करना ही करना है, और सारे कंट्री में, सभी जगह पे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उसको, ये यूनिवर्सल वैलिड मतलब कि इस फंक्शंस को, इस प्रिंसिपल्स को आपको यूज करना ही है अगर आप किसी भी गोल या एम को अचीव करना चाहते हो। ठीक है, इसी का मतलब होता है यूनिवर्सल वैलिड, व्हिच कैन बी यूज्ड इन ईच एंड एवरीवेयर। ओके, और हेनरी फ्यूज ने कितना प्रिंसिपल्स दिया है? हेनरी फ्यूज का टोटल 14 प्रिंसिपल है, लेकिन आज मैं सिर्फ 5 प्रिंसिपल्स को ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, सिर्फ 5 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, ओके, देन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, ओके, देन डिसिप्लिन, देन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ओके, उसके बाद है आपका रेमुनरेशन ऑफ अ पर्सन, देन सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, देन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड स्टेबिलिटी, टेन्योर। ओके, एंड लास्ट में है क्या आपका स्पिरिट डी क्रॉप। स्पिरिट डी क्रॉप, ये 14 प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, जो कि हेनरी फ्यूज ने दिया है, और इसमें कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जिसका मैं नाम बताऊंगा अभी, जो कि एग्जामिनेशन में ज्यादातर इससे केस स्टडी आ सकता है, या आप बोल सकते हो कि इस 14 प्रिंसिपल्स में से 4-5 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला हो सकता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, देन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, स्केलर चेन, ओके, स्केलर चेन, ये जो प्रिंसिपल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको सारे प्रिंसिपल्स को क्या, सारे प्रिंसिपल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना है और डिटेल्स में समझना है, ताकि आप इसका केस स्टडी सॉल्व करो। हो सकता है कि एग्जाम में आपका यूनिटी ऑफ कमांड से, है ना, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी से क्या केस स्टडी आ सकता है। ठीक है, वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन डिटेल्स में समझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियोस को पूरा देखना है। ओके, सबसे पहला है क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क सिंपली मींस दैट द वर्क मस्ट बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, है ना, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट, हम किसी भी काम को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से नहीं करवा सकते हैं। इसलिए आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कि परचेस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि काम को क्या करना है, काम को डिवाइड करना है, ताकि किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे बर्डन नहीं हो। डेलीगेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। डेलीगेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द वर्कलोड, है ना। ठीक है, डिवाइडिंग द वर्क इन अ स्मॉलर यूनिट and creating department, allocating the work as per the capabilities. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को छोटे से छोटे यूनिट में बांट देना, ठीक है, और allocating the work according to the capabilities, कौन सा एम्प्लॉय कितने क्वालिफिकेशन के साथ, selecting the right person for the right job, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए वर्क को डिवीजन करना है। ऐसा नहीं किसी को भी काम देने, नहीं, जो एम्प्लॉय जिस काम के लिए बेटर है, बेस्ट है, उसको ही वो काम देना है, और काम को छोटे से छोटे यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट,
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को बनाना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। ये सब जो बातें होती हैं वो कहाँ होती हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, उसके बाद है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपली मींस दैट असाइनिंग अ वर्क टू समवन, किसी को असाइनिंग अ वर्क टू समवन मतलब कि किसी को अगर आप कोई काम दे रहे हो तो वो होता है क्या? ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट काम के साथ साथ अगर आप किसी को पावर दे रहे हो उसका मतलब होता है अथॉरिटी, है ना? असाइनिंग अ पावर, पावर टू टेक डिसीजन। अगर आप किसी को पावर टू टेक डिसीजन दे रहे हो उसका मतलब होता है क्या? अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सिर्फ क्या? असाइनिंग अ वर्क। लेकिन मैनेजमेंट के लिए दोनों ही बहुत ही जरूरी है। हेनरी फ्यूल्स का मानना है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तभी भी एम्प्लॉय एक्सक्यूज दे सकता है। अगर आप अथॉरिटी में से ज्यादा किसी को पावर दे दोगे तो हो सकता है पावर का क्या करे? पावर का मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, देखिए लिखा गया है एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। अगर आप किसी को ज्यादा अथॉरिटी दे रहे हो तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट ला सकता है। एंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्क टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। कहने का मतलब है अगर आप किसी को अथॉरिटी ज्यादा दे रहे हो तो हो सकता है उस पावर को मिसयूज भी कर सकता है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी को दे दिए हैं, किसी को कोई काम दे दिए हैं, लेकिन आप उसको कोई कोई छोटा सा पावर नहीं दिए हो, कोई एक्शन टेकिंग का पावर नहीं है, तभी भी क्या हो सकता है? काम जो है समय पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर इसको आप एक एग्जांपल से समझो, सपोज दैट 2 आवर में 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कोई एम्प्लॉय कर रहा है ना? जब एम्प्लॉय गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है सडनली रॉ मटेरियल्स खत्म हो गया, है ना? और उस एम्प्लॉय के पास ये पावर नहीं है, राइट नहीं है कि वो रॉ मटेरियल्स क्या करे? परचेज कर सके। तो यहाँ पे जब एम्प्लॉय के पास पावर ही नहीं है तो काम क्या हो सकता है? रुक सकता है। जब काम रुक जाएगा तो गोल क्या टाइम पे अचीव होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी का होना जरूरी है। ठीक है, एक्सेस अथॉरिटी भी नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, इसको आपको समझना है अच्छे से। ओके, देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिंपल सा मतलब है डिसिप्लिन का कि कंडक्टिंग द वर्क और कंप्लीटिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक मैनर विद रूल्स एंड रेगुलेशन। इसीलिए आप देखते हो किसी भी हमारे लाइफ में भी डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंस है। और मैनेजमेंट में भी किसी भी कंपनी में डिसिप्लिन इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि जो वर्कर है, जो एक इन्वायरमेंट है कंपनी के इंटरनल पार्ट का, वो क्या हो? सही तरीके से फॉलो हो। इसलिए एंट्री का और एग्जिस्टिंग का टाइम फिक्स होता है, किसी का लीव का टाइम फिक्स होता है ना? ड्यूटी का टाइम फिक्स होता है, कब कौन सा काम करना उसका रूल्स रेगुलेशन टाइम फिक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि डिसिप्लिन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए जरूरी है, फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड मीटिंग द कम्युनिकेटिव कमिटमेंट बाय सबऑर्डिनेट एज वेल एज सुपीरियर। डिसिप्लिन अगर डिसिप्लिन नहीं है किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हो सकता है कोई किसी के साथ मिसबिहेव भी कर सकता है। जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, अगर तीनों में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो ही कंपनी अपना गोल अचीव कर सकती है, कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, जिसके लिए डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इससे केस स्टडी भी आ सकता है, आगे स्केलर चेन भी है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन ऑर्डर वन बॉस ओनली। मतलब कि सिंपल सा मतलब इसका, आप एक कंपनी के मैनेजर है ना, और कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, 3 मैनेजर, 4 बहुत सारे मैनेजर हैं। अगर वो सभी मैनेजर एक एम्प्लॉय को काम दे रहे हैं, है ना, सभी मैनेजर एक एम्प्लॉय को काम दे रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय क्या कर सकता है? वो एम्प्लॉय एक्सक्यूज दे सकता है कि मैं सबसे पहले किसका काम करूं, सबसे पहले मैं किसका काम करूं, जिसके चलते क्या हो सकता है? काम में लेट हो सकता है ना, और गोल टाइम पे अचीव नहीं हो सकता है, एम्प्लॉय एक्सक्यूज देगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड सिंपली मींस दैट at a particular time one boss
कैन प्रोवाइड ओनली वन ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट, मतलब कि एक समय पे किसी भी एम्प्लॉय को एक ही काम देना चाहिए ताकि उस काम भी सही समय पे हो और एम्प्लॉय एक्सक्यूज भी नहीं दे पाए। ठीक है, अगर बहुत लोग उसको काम देंगे एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय बोल सकता है कि मैं सबसे पहले किसका काम करूं, और वो एक्सक्यूज भी देगा, एक बहाना ढूंढने लगेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड मींस वन बॉस वन ऑर्डर ओनली। ठीक है, अगर एक बॉस है तो वो एक समय में एक साथ में एक ही इंसान को ऑर्डर पास करे ताकि काम क्या हो, सही समय पे कंप्लीट हो। और यहाँ पे है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस कंपनी में जो भी डायरेक्शन फॉलो हो रहा है, अगर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सभी लोगों ने मिलकर अगर एक एम को सेट किया है, एक गोल को सेट किया है, तो जब कंपनी के सभी लोग उस गोल के पीछे नहीं रहेंगे, उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक गोल अचीव होगा नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि all the employee must be directed in one direction. All the members of a company must be directed in a one direction so that they can easily achieve their goals. अगर सभी लोगों का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा तो क्या गोल अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बताता है कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लेवल्स हैं, सभी लोगों का एक टारगेट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए ताकि क्या डायरेक्शन सेम वे में है तो गोल भी क्या होगा, एट अ टाइम इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में अचीव हो सकता है। ठीक है, ये लास्ट था आज का। और आज हमने डिस्कस किया क्या? आज हमने डिस्कस किया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फ्यूल्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, देन बैकग्राउंड ऑफ हेनरी फ्यूल्स जिसको मैंने शॉर्ट में बताया, और आज हम 5 हेनरी फ्यूल्स के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस किए, और जो बचा है 9 है ना, जो 9 बचा है प्रिंसिपल, इसको हम डिस्कस करेंगे कब? लेक्चर 3 में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये। आप सभी प्लीज इसको अपने बुक से देखकर डिटेल्स में इसको पढ़ना कोशिश करिए, इसके साथ केस स्टडी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा देखें एंड सीक्वेंस में देखें, और किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ओके, कंप्लीट है। थैंक यू।